बेटा, हमारी इस यूनिट थर्ड में जो आज टॉपिक लेना है हमें, पहले एक लंबा टॉपिक ले रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड नियर लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। ये टॉपिक में एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, ये टॉपिक दो तरीके से हमें पढ़ना है। अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें एक सेकंड मेथड का ही लिखा है। फर्स्ट मेथड जो बता रहा हूँ उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें करनी है, आगे कई जगह हमारे काम की रहेगी। कैसे करना है? एक ये लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके कारण यहाँ किसी पॉइंट पर, पॉइंट हमारा P, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जो कल सिस्टम बताया था उसके हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड। आज इसको थोड़ी देर बाद और डिस्कस कराऊंगा मैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरे वायर के कारण कैलकुलेट करना है। अभी मैंने वायर की लेंथ को फाइनाइट लिया है, तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डेंस में हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, डीएल। डीएल का जो इससे डिस्टेंस वाला वेक्टर है हमारा, वो आर है, और इसने एंगल बना रखा है ये थीटा। अब इसके बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P नियर करंट कैरिंग long wire by small element dl, dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r स्क्वायर। बायो-सैवर्ट ने कहा था जी आप छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जब हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो एक खास बात पे हमें ध्यान देना है। वो खास बात क्या है कि इंटीग्रेशन के टाइम पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स दोनों तरफ ओनली वन चाहिए, वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट। तो इस चीज को हम पहले एनालाइज करें। लेफ्ट साइड में तो सिर्फ डी बी है, इसका इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, आपको बताया। अब बचे हुए आइटम में से आई भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उतना ही रहेगा। डीएल, जिसके आगे डी लग गया वो वेरिएबल अपने आप ही हो जाएगा। थीटा, साइन थीटा आ रहा है मतलब थीटा। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट ऊपर नीचे मूव करेगा, जैसे जैसे ये एलिमेंट ऊपर नीचे मूव करेगा, एंगल चेंज होगा और साथ में आर चेंज होगा। यानी इस इक्वेशन में हमारे तीन वेरिएबल हैं, एल, थीटा एंड आर। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक इक्वेशन मार्क कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसको अदर नंबर ऑफ वेरिएबल में रिड्यूस करूँगा। इस काम के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कोई भी पॉइंट कह दिया मैंने, के कह दिया। ये लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, तो ये मान लिया मैंने स्मॉल ए है। एक ये एंगल मैं कंसिडर कर रहा हूं
फाई, ये एंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूं, फाई। हम इन सारे वेरिएबल्स को फाई के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने फाई क्यों चूज करा, इन तीनों में से कोई एक क्यों नहीं लिया? तो कारण बड़ा सिंपल है। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मेजर करना है, इस पॉइंट पे डीबी को मेजर करना है, तो हमें इस पॉइंट पी पर खड़ा होना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल ऐसा चूज करना चाहेंगे जो हमारी पकड़ में हो, जिस जगह पर हमें वहीं पर उसकी रीडिंग मिल जाए। थीटा हमसे अवे है, आर भी हमसे दूर की ओर जा रहा है, और डीएल तो हमसे दूर दिख ही रहा है क्लियर कट। तो इसलिए इन तीनों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फाई में, जो हमें अपनी आईज पे मेजर करना ज्यादा आसान होगा। नाउ हाउ टू मेजर इट। तो अभी हमने देखा ये एंगल है 90 डिग्री का। कोई नाम दे दें, पी के, इस पॉइंट का कोई नाम दे दिया हमने, लेट्स से एम। इन ट्रायंगल के पी एम, थीटा प्लस फाई, ये 90 डिग्री होगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई। एक चीज चेंज हो गई। दूसरा, ये डीएल है, तो ये डीएल तभी होगा जब कोई एल एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इस फिक्स पॉइंट को लिया के, उससे एलिमेंट की का डिस्टेंस एल, एलिमेंट का डिस्टेंस एल, और फिर उसकी लेंथ में चेंज डीएल। अब यहां से हम देखें, अगेन इन ट्रायंगल के पी एम, एल अपॉन ए इक्वल टू टेन फाई होगा या नहीं होगा? देखो गौर से, इस फाई एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एल इक्वल टू ए टेन फाई। हमें चाहिए डीएल, तो कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन से। ऑन डिफरेंशिएटिंग डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई। वैसे डीएल बाई डी फाई लिखते हैं हम, फाई के रेस्पेक्ट में करना है तो हम उस फाई को यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। आपने मैथ्स में चीज़ें और डिटेल से पढ़ी होंगी। दो आइटम चेंज हो गए। नाउ थर्ड आइटम। थर्ड आइटम क्या है? आर। अब इस डायग्राम में गौर करें तो आर को हम एक ही हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल KPM, ए अपॉन आर इक्वल टू कॉस फाई है। फाई के हिसाब से ए बेस हो गया और आर हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हम 1 अपॉन आर की वैल्यू लिख लें, कॉस फाई अपॉन ए। लेकिन फॉर्मूले में हमें 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो हम चाहें तो इसका स्क्वायर कर लें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर फाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये तीनों ही जो हमें चेंज करने थे वो कन्वर्ट हो गए। तो पुट वैल्यूज, एक सेकेंड, पुट वैल्यूज फ्रॉम 2 3 4 इंटू इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, डीएल ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई।
ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1/r² की वैल्यू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर। अब हम यहाँ गौर से देखें तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये ए इसकी पावर से कैंसिल आउट हो रहा है, सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई फाई डी फाई, यानी इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख दूँ कॉस फाई डी फाई, और यहाँ 1/e बचा, मैंने वो यहाँ लिख दिया। तो ये मेरे dB की वैल्यू आ गई। अब हम गौर से देखेंगे तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल फाई है। इसका मतलब हम इसको अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ b हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई बाय ए बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, वो भी पॉजिटिव का। अब बात आती है लिमिट्स की। अब इस बात को गौर से हमें समझना है कि लिमिट कैसे रखें। इसके लिए वापस डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा डायग्राम है। हमने कहा था ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन के कंपैरिजन में जहाँ पर भी एलिमेंट होगा उनके बीच में एंगल फाई बनेगा। यदि मैं वायर को यहाँ से यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो एक बार एंगल यहाँ नीचे की ओर बनेगा इस पॉइंट तक, और एक बार एंगल मेरा ऊपर की ओर बनेगा यहाँ तक। तो इस बेस के कंपैरिजन में एक तरफ की वैल्यू फाई 1 और दूसरी तरफ की वैल्यू को मैं फाई 2 ले लूँ। माना ऊपर का एंगल फाई 1 है तो नीचे का एंगल कितना है फाई 2। इस बेस लाइन पी के कंपैरिजन में फाई 1 और फाई 2 मार्क करें। लेकिन जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें ध्यान देना है ऊपर की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मैनर में एंगल पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव मार्क करते हैं। तो फाई 2 नेगेटिव में जाएगा, फाई 1 पॉजिटिव में जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से इस पॉइंट को समझो। अपनी पोजीशन से ऊपर की ओर एंगल पॉजिटिव, अपनी पोजीशन से नीचे की ओर एंगल नेगेटिव। तो फाई 1 पॉजिटिव, फाई 2 नेगेटिव। तो लोअर वैल्यू हो गई माइनस फाई 2, अपर वैल्यू हो गई पॉजिटिव फाई 1, माइनस फाई 2 से फाई 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। और हमें पता है एक फॉर्मूला साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला माइनस बाहर आकर यहाँ क्या बना देगा पॉजिटिव। तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ये आ जाएगा फॉर्मूले में यहाँ पर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो गया। अब एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर लें। फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, कुछ केसेस ले रहे हैं हम। ये क्या है केसेस हैं। फर्स्ट केस ले रहा हूँ। अब गौर से समझना इस बात को। मैं फिर डायग्राम पे ले चल रहा हूँ और हमें वहाँ नोट क्या करना है, फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू नोट करनी है क्या बननी चाहिए, फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू। जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तो ये और दूर होता जाएगा। तो यानी जब इसकी तरफ हम देखते चलेंगे तो ये एंगल बढ़ते रहेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा 90 तक पहुँचेगा। इस तरीके से इंक्रीज होते हुए कहाँ तक जाएगा ये 90 तक। ऐसी
ये भी इनफाइनाइट होगा तो ये भी नीचे की ओर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इस सिचुएशन में फाई 1 90 और फाई 2 भी 90 है। सो देयरफॉर बी इनफाइनाइट नाम दे दे रहा हूँ मैं इसको, कोई भी सिंबल रख सकते हैं, खाली बी भी रख सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, तो ये बी इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई। यहाँ मैं किसी खास कारण से 2 को इस 4 से कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, ये रीजन बाद में बताऊंगा आपको। बेटा जी गौर करिए इस चीज़ को, मैं फिर से समझा रहा हूँ। हमने एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर लिया था जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो ये फार्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हमें प्रॉब्लम क्या थी, 3 वेरिएबल आ रहे थे, एल थीटा एंड आर। तो इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5 वेरिएबल चूज किया। 5 वेरिएबल क्या है, ये डॉटेड लाइन मार्क करी, परपेंडिकुलर लाइन, उससे एलिमेंट का एंगल हमारी आइस पे हम यहाँ पर कंसिडर्ड है। ये 90 है तो थीटा प्लस 5 हो गया 90। तो थीटा 90 माइनस 5, तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन 90 माइनस 5 यानी कॉस थीटा। और फिर हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से फाई एंगल के लिए एल अपॉन ए टेन फाई है, तो एल इक्वल टू टेन फाई, इसका डिफरेंशिएशन करा ए सेक स्क्वायर फाई। फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से लिखा कॉस का फॉर्मूला, तो वहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाई करा, तो हमारा रिजल्ट ये आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और लिमिट बताई थी आपको अभी, -φ2 से φ1 होगी, क्योंकि लोअर साइड में माइनस का साइन और अपर यानी एंटी क्लॉकवाइज साइड पे पॉजिटिव का साइन रहता है। तो हमारा मेन फॉर्मूला ये बन जाता है। केस 2, इसमें लेते हैं एट वन एंड ऑफ वायर। अब हम अपने आप को कहाँ खड़ा कर रहे हैं, वायर के किसी एक एंड पे खड़ा कर रहे हैं। यदि मैं ऐसे मान के चलूँ, ये करंट आई फ्लो कर रहा था, अब मैं वायर के इस एंड पे हूँ, मेरा पॉइंट पी यहाँ पर है। इस एंड पे भी हो सकता हूँ, किसी भी एक एंड पे ले लिया हमने अपने आप को। तो इस केस में ऊपर की ओर जाने वाला एंगल फाई 1 तो 90 होगा, फाई 2 0 होगा, क्योंकि नीचे कहीं एंगल जा ही नहीं रहा। हेयर फाई 1 इक्वल टू 90, फाई 2 इक्वल टू 0। या ऐसे भी हो सकता है कि हम अपर लेवल पे खड़े हैं, तो फाई 1 0, फाई 2 90, तो एक एंगल 0 एक 90 होगा। तो इस केस में इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड, बी एंड नाम दे दे रहा हूँ मैं इसको। ये कितना हो जाएगा, पिछले वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 1 होता है, साइन 0 0। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इंटू 1, ये आ गया बी एट एंड्स। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं हम, कि जो बी एंड्स पे आ रहा है हमारा, दैट इज हाफ ऑफ बी इंफिनिटी। अब यानी कहीं बीच में जब हम ले रहे थे, इंफिनिटी वाला केस कर रहे थे, बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंड के कंपेरिजन में डबल है, या एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बीच के कंपेरिजन में हाफ है। तो ये दो रिलेशन हमें ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर?
क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? यस। चलिए गुड। अब मैं क्विकली इसका एक और केस बताता हूँ, टाइम बड़ी तेजी से खिंच जाता है ऐसे टॉपिक्स में। उसके बाद टाइम बचा इस टॉपिक के बाद तो एक आध न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें दो केस आते हैं। पहला केस है एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग कॉइल या लूप एट इट्स सेंटर। अब ऐसे खाली नाम पढ़ें तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, डायग्राम बनाएं। तो हमारा ऐसे एक सर्कुलर कॉइल है, ये पूरी कॉइल होगी। थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने माइनर सा गैप दिखा दिया यहाँ पे। ये कोई गैप है नहीं, ये ध्यान देना बेटा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ से करंट आया और दूसरे वायर से करंट निकल के चले गया, इस तरह का बिहेवियर दिखाने के लिए, डिस्कनेक्ट दिखाने के लिए है। ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं कॉइल्स, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये इसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस ए ले ली हमने। अप्लाई करने के लिए हमारे पास अभी भी बायो-सैवर्ट लॉ है। तो बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक एलिमेंट डीएल। अब गौर से जरा बात को समझना, ये मैं एक डायरेक्शन मार्क कर रहा हूँ, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? ये कौन सा एंगल बनेगा? तो अगेन इस बात को समझने के लिए हम प्रीवियस डायग्राम में लौटेंगे। डीएल और ये यहाँ आर से डिनोट कर रखा है, पीछे जो ए थी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये थीटा यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। क्यों 90 डिग्री आ रहा है? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। बस ये ध्यान रखना है। करंट कितना ले रहे हैं? आई। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। अब जरा यहाँ गौर से देखिए तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट में तो एक ही रहेगा, में एक ही रहेगा। राइट में कितने वेरिएबल्स हैं? कितने बेटा? ओनली वन। 3। नो, अब ओनली वन है, ये ध्यान देना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डीएल वेरिएबल है, ये साइन 91 हो गया। और ये ए, ये भी कांस्टेंट हो गया रेडियस। तो किसी भी सर्किल की रेडियस क्या होगी? कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारा एक ही रहा, तो इसलिए हम सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछले में 3 वेरिएबल आ रहे थे, इसमें एक ही है, बस ये फर्क हमें समझना है। ये बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन 90 तो 1 हो ही गया, अंदर क्या बचा? खाली डीएल। अब असली काम हमें समझने का यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। मैं यहाँ पर एक सर्किल लगा रहा हूँ, गौर से देखना। लिमिट लिखने की जगह मैंने एक सर्किल लगाया। इस सर्किल का सेंस क्या है कि हम जिस पॉइंट से इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हैं, लौट के वहीं पे आने वाले हैं।
तो मुझे समझ में नहीं आता मैं अपनी लिमिट को 0 से 2 पाई ए लिखूं या 2 पाई ए वापस 0 की वैल्यू बना देगा तो 0 to 0 लिखूं। ऐसे कंफ्यूजन की सिचुएशन से बचने के लिए हम ये सर्किल मार्क कर देते हैं। सर्किल मार्क करने का मतलब हो जाता है क्लोज्ड बॉडी। तो आप क्लोज्ड बॉडी का फॉर्मूला वहां लगा दीजिए। तो क्लोज्ड बॉडी का यहाँ क्या वैल्यू होगी, इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 पाई। एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बचा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। ये हमारा बी हो गया। सर्किल के केस में है तो मैं नाम इसको बी सी सब्सक्रिप्ट दे रहा हूँ कि सर्किल ध्यान दें। क्या ये बात समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है? देखिए कोई डाउट है तो बताइए। यस सर। ओके बेटा। नो सर। चलिए किसी और बच्चे का कोई, देखो गौर से, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो तुम पूछो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ, टाइम कम है, क्विकली एक क्वेश्चन कर लेंगे हम। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न, जरा इस वर्ड पे ध्यान देना, ये कहाँ सेट होगा, ऑफ कैरिंग करंट 1 एम्पियर, रेडियस ऑफ coil is 10 centimeter. Calculate magnetic field produced at its center. बेटा यहाँ I इक्वल टू 1 एम्पियर है, रेडियस R सर्किल की 10 सेंटीमीटर है, जो हम ये ले रहे हैं वो हमने पिछले फॉर्मूले में ए से डिनोट करी थी, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो। और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर। इस फॉर्मूले में ये दो चीज़ों की जरूरत थी हमें, बाकी तो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ तीसरा एक और दे दिया हमें टर्म, नंबर ऑफ टर्न्स। मैं स्मॉल एन से डिनोट कर दे रहा हूँ इसको, ये है हमारा 1000। अब इसका कोई मीनिंग है या नहीं है, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि हर टर्न अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो 1000 टर्न है तो मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम बढ़ जाएगा। so therefore magnetic field at the center, जो भी वैल्यू भी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 2 पाई, और उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 10 की पावर -7, आई हो गया 1, ए हो गया 10 की पावर -1, 2 इंटू 3.14, और ये हो गया 1000। सबसे पहले 10 की पावर को आप एडजस्ट करो, 10 की पावर -1 ऊपर जाकर 10 की पावर +1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -6, और 3 पावर यहाँ से कम हो गई तो ये बचा 10 की पावर -3, और 2 इंटू 3.14 6.28। इसकी यूनिट होती है टेस्ला, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला। ये क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.28 मिली टेस्ला। तो 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली। चलिए फटाफट समझ के बताइए बेटा।